बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एडवाइस ऑनलाइन में मैं हूं आपके साथ, आपकी मेज़बान डॉक्टर फलक कादिर। आपको प्रोग्राम में वार्मली वेलकम करती हूं। नाज़रीन, आज हम जिस टॉपिक के साथ आए हैं वो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि रिज़ल्ट आया है। पेरेंट्स बड़े खुश हैं, कुछ पेरेंट्स जो है वो बड़े जो है नाराज़ भी हैं, एजुकेशनल जो इदारे उनसे भी नाराज़ हैं। और थोड़ा जो रिज़ल्ट आया है ये हम सब के लिए क्वेश्चन मार्क भी है कि वो स्टूडेंट्स जो पढ़ने में बहुत अच्छे थे उनकी परसेंटेजेस थोड़ी कम आई हैं, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कभी पढ़ते नहीं हैं और वो A+ से पास हो गए। तो दिस इज़ वेरी डिलेमा एंड देयर एक क्वेश्चन मार्क है कि कैसे इस तरह रिजल्ट बना है, क्या इसके पीछे सदाकत है, क्या वजह है ये रिजल्ट इस तरह आया है। फिर कोविड के बाद बहुत सारे इश्यूज भी आए। कोविड में एजुकेशन ऑनलाइन रही, फिर डिलेमाज रहे, कभी जो है वो हमारा पेपर्स जो है हमारे पोस्टपोन रहे, कभी एकदम हुए, तो बड़े मसाइल रहे हैं। तो इस साल जो है वाकई रिजल्ट गड़बड़ होना ही था इसकी, तो ये तो पहले ही जो है डिसाइडेड था। सो आज मैंने दो माहिर लोगों को जिनका ताल्लुक एजुकेशनल इदारों से है, तो मैंने उनको इनवाइट किया और वजह जानने की कोशिश की कि क्या वजह थी कि ये रिजल्ट इस तरह का आया है। क्या नाअहली है, हमारी नाअहली है, हमारे इदारों की नाअहली है, क्या वजह थी, क्योंकि मेरिट तो फिर पीछे ही रह गया। सो आज प्रोग्राम में मैंने जो मधु किया है वो मेरे साथ जनरल सेक्रेटरी हैं, इंफॉर्मेशन जनरल सेक्रेटरी हैं ऑल सिंध प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेज, और मेरे साथ दूसरे गेस्ट जो मौजूद हैं वाइस चेयरमैन है ऑल सिंध प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेज मिस्टर सलीम साहब और सैयद इजाज साहब। अस्सलाम वालेकुम, वार्मली वेलकम बोथ ऑफ यू इन द प्रोग्राम। हाउ आर यू? फाइन। ओके, सो सर आपसे तो पहले भी डिस्कस हुआ है रिगार्डिंग द रिजल्ट कि रिजल्ट जो रहा वो काफ़ी क्वेश्चन मार्क रहा है, और आप जैसे कि ग्रेसफुल ग्रामर स्कूल के CEO भी हैं, और फिर आप इसके अलावा ऑल सिंध प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेज के जो है वो वाइस चेयरमैन भी हैं। तो क्या कहेंगे आप? ज़रा प्रोग्राम की शुरुआत हम इसी टॉपिक से करते हैं। वैसे तो हमारे पास और भी टॉपिक है, कोविड के अंदर, कोविड के बाद, वैक्सीनेशन, सब कुछ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया कि आपने इस टॉपिक के ऊपर जो है वो बात करने के लिए मदऊ किया है। देखें, जैसे कि आपने भी अपने प्रोग्राम के स्टार्ट में कहा कि ये तो एक्सपेक्ट था कि रिज़ल्ट ऐसा आना है, क्योंकि किसी बच्चे ने फेल नहीं होना है। और अगर ये सारी चीज़ें हमें पहले से पता थी, आज से 3 या 4 माह पहले, कि आप देखें कि टोटल 1,56,000 बच्चा जो है वो मैट्रिक बोर्ड के अंदर के उन्होंने फॉर्म अपने सबमिट करवाए, जिसमें से 1,48,000 बच्चा जो है वो अपीयर्ड हुआ है आपके SSC पार्ट 2 के एग्जाम्स में। अब 1,48,000 बच्चा जब पास होगा तो उस पास स्टूडेंट्स का क्या करना है, इसके ऊपर एक पॉलिसी होनी चाहिए थी जो कि मरतब नहीं की गई। सलीम साहब, जिस तरह आपने बताया मरतब नहीं हुई, तो मरतब क्यों नहीं हुई? ये तो देखिए इदारों का एक बहुत बड़ा, यानी कि आप देखें कि एक नेशन को आप बना रहे हैं, कौम की तरक्की आपके यूथ के ऊपर होती है, और अगर आप उसके लिए पहले से कोई प्लानिंग नहीं करेंगे और सिर्फ एक जो पेंडेमिक आया है उसको आपने क्लियर करने के लिए अपने सर से आपने बोझ उतारने की कोशिश की है। अब वो 1,48,000 बच्चे में से आप ये देखें कि तकरीबन 42,000 बच्चा वो है जो कि A1 ग्रेड में पास हुआ है, और A1 ग्रेड का भी रेशो वो है कि वो परसेंटेजेस आई हैं जो कि हम एक्सपेक्ट ही नहीं करते। जैसे मैं अगर अपना एक इदारा चला रहा हूँ और मेरे इदारे के अंदर लाजमी सी बात है कि इंटरनल एग्जाम्स भी होते हैं, शिशमाई इम्तिहान भी होता है, सालाना इम्तिहान भी होता है, तो हर वालिद को, हर टीचर को इस बात का पता होता है कि उसका बच्चा कितना काबिल है, कि ये बच्चा 50% वाला है, ये बच्चा 60% वाला है, ये बच्चा है चाहे वो पूरे साल भी लगा रहे तो ये अपने आप को एग्जाम्स में क्लियर नहीं कर सकता। अब वो बच्चा जो कि मेहनत करके ऑनेस्टी के साथ अपना एग्जाम दे के आता है, वो उसकी परसेंटेज आती है 70, 80, 85, और वो बच्चा जो कि पिछले 5 सालों से मुसलसल अपने इदारे के अंदर फेल होता हुआ आ रहा है, जिसको लिखना नहीं आता, जिसको पढ़ना नहीं आता, जो एक टीवी की स्लाइड को नहीं पढ़ सकता, उस बच्चे की परसेंटेज आप इमेजिन करेंगे कि 98%, 99% है। तो जब इस किस्म की यूथ को उठा के, ये तो चलें ठीक है, उन्होंने एग्जाम्स को पास कर लिया। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये जो 42,000 बच्चा A1 ग्रेड में पास हुआ है, उसके बाद फिर आपका तकरीबन 24,000 बच्चा है जो कि A ग्रेड में है, और 24,000 बच्चा है जो कि आपके B ग्रेड के अंदर है। कॉलेज आपके पूरे सिंध के अंदर तकरीबन 340 के करीब सरकारी कॉलेजेस हैं। सही कह रहे हैं, ठीक है। 60 कॉलेजेस जो हैं वो आपके तकरीबन 60 से 70 कॉलेजेस सरकारी जो बच्चियों और बच्चियों के हैं वो आपके कराची के अंदर हैं। ठीक है। उसमें से कितने वर्किंग के अंदर हैं? सबसे पहले तो मैं अगर अपने डिस्ट्रिक्ट को ही
अगर मैं करूं बल्दिया टाउन की मैं बात करूं तो वहां पर 2 बॉयज के कॉलेज हैं जो कि एक वर्किंग के अंदर है और एक वर्किंग में नहीं है, जो कि पिछले 5 साल से तामीर हो चुका है। हो सकता है उसका अमला भी अपॉइंट हो चुका हो, लेकिन उसके अंदर ना तो कोई बच्चा जाता है ना कोई टीचर जाता है। वो एक खंडर इमारत की जो है वो बिल्कुल सामने जो है वो शो कर रहा है। जैसे सर हम सुनते आए थे कि हम इदारे बना लेते हैं, जैसे सिंध के अंदर हम इंटीरियर सिंध की अगर हम बात करें तो हम इदारे बना लेते हैं, हम इमारतें खड़ी कर देते हैं, पर उसके बाद हम लोग उसके ऊपर वर्किंग नहीं करते। तो वो तो चले हम इंटीरियर सिंध की बात करें, आप तो जीता जागता कराची की मैं बात कराची जो एक डेवलप सिटी है, मुल्क का एक रीढ़ की हड्डी, मईशत की हड्डी, और वहां पर भी अगर ये ना अहली देखी जाएगी तो आई डोंट थिंक सो कि हमारा क्या जो है वो हाल होगा। सर आपसे जरा मैं ये सवाल पूछूंगी कि जैसे सलीम साहब ने बड़ा ब्रीफली बताया कि ये थोड़ी बहुत ना अहली भी थी और कुछ इश्यूज भी आए थे, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? आप लोगों को कितना जो है वो क्रिटिसाइज फेस करना पड़ा? क्योंकि जाहिर सी बात है पेरेंट्स आते हैं, आप लोग की तरफ ही आते होंगे, तो कुछ किस तरह की बातें सुनने को मिली? मेरा बिल्कुल जो ख्याल है इनसे बिल्कुल मुख्तलिफ है सलीम साहब से, और मैं समझता हूँ कि रिजल्ट बिल्कुल ठीक आया है। ओह अच्छा। मैं उसको साबित करता हूँ। देखिए आमतौर पे जो रिजल्ट आते हैं, अभी साल 1,48,950 बच्चों ने इम्तहान दिए SSC के, और आमतौर पे जब हमारे पास रिजल्ट आते थे नॉर्मल हालात में पैंडेमिक से पहले, तो उसमें A1 ग्रेड और A ग्रेड जो बच्चों के आते थे वो 90, 92, 93 हाईएस्ट परसेंट होती थी हमारे पास। उससे बच्चा पोजीशन ले आता था 93, 94 पे, और उसके बाद फिर ठीक ठाक तादाद में हमारे पास A1 ग्रेड होते थे। हुआ यह है इस दफ़ा, पहली बात तो ये कि 2 पेपर्स का एग्जाम हुआ। हाँ। अच्छा, वो जो पेपर्स बनते थे पहले, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, मैं बताता हूँ आपको जी। पहले जो रिजल्ट बनता था मैट्रिक का वो 10 पेपर्स पे बनता था, तो हमारे पास 93, 94% पे पोजीशन आती थी। अच्छा, उसके अलावा एक सबसे बड़ा अलमिया हमारे साथ ये हुआ कि हमने अपने सिलेबस को कट डाउन कर दिया, रिड्यूस कर दिया। यानी कि अगर हमें पूरी किताब का पेपर देना होता था पैंडेमिक से पहले, तो इस दफ़ा हमने 60% किताब का पेपर अटेम्प्ट किया। ठीक है, अब मैं अपने स्कूल की मिसाल देता हूँ कि हमारी ऑनलाइन एजुकेशन भी चलती रही, और जब क्लासेस फिजिकल हुई तब भी चलती रही। तकरीबन मैट्रिक का सिलेबस हमने 4 दफ़ा बच्चों को ख़त्म करवा दिया। ओह अच्छा। तो बच्चे को तो वो सारा का सारा हिफ्ज़ हो गया। अच्छा, अब मैं आपको ये बताता हूँ कि जो पोजीशंस आती हैं उसके अंदर आमतौर पे आप ये देखें कि बच्चा जो है फिजिक्स और मैथ के अंदर ही मेहनत करता है पूरे साल, और जो उसके जो नंबर्स होते हैं मैथ और फिजिक्स में A1 ग्रेड और A ग्रेड के वो 99, 98% तक होते हैं। बल्कि मैथ में फुल मार्क्स ले सकते हैं। एग्जैक्टली, मैथमेटिक्स के अंदर तकरीबन 100 स्टूडेंट्स से भी कहीं ज्यादा 100 आउट ऑफ 100 लेकर आते हैं। exactly. ठीक है। अच्छा, अब इस दफा का जो क्राइटेरिया था रिजल्ट बनने का, मतलब ये मेरे ख्याल से फिजिक्स और मैथ्स वाले बच्चों का जो है वो जीत गए, और जो बेचारे नहीं, देखिए मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, वही मैथ और फिजिक्स वाले बच्चे उर्दू इंग्लिश में नंबर्स कुछ कम लेके आते थे, तो उनकी परसेंटेजेस जो थी वो 91, 92, 93 पे चली जाती थी, 89 पे चली जाती थी। उसका रीजन ये था। इस दफा क्या हुआ कि वो पेपर ही नहीं हुए। जब वो पेपर ही नहीं हुए तो फिजिक्स और मैथ में जिस बच्चे ने मेहनत की हुई थी वो 99 भी लाया, 100 भी लाया, 98 भी लाया, जिसकी वजह से 99%। अब देखें, अब इन 2 पेपर्स के अंदर अगर मेरी परसेंटेज 100 आ रही है, मैंने 100 देखें, एक नंबर कट गया, सिर्फ एक बच्चा है जिसकी 99% आई है इस दफ़ा बोर्ड में। वो बच्चा होगा, मैं लिख के दे सकता हूँ कि जिसकी 100 मार्क्स मैथ में ज़रूर होंगे और फिजिक्स में उसके 1-2 नंबर कम होंगे, तो उसकी वजह से उसका 99 आया। 99। अच्छा, 29 बच्चे हैं जिनकी 98% आई है इस साल। कोई बड़ी बात नहीं है। क्या आप समझती हैं कि जो पहले रिजल्ट आते थे उसके अंदर क्या बच्चे 98 और 99 नंबर नहीं लेते होंगे मैथ और फिजिक्स में? तो ये वही बच्चे हैं जिनकी 98, 97 और 99 नंबर आए। सही, आप बात समझ रही हैं मेरी? बिल्कुल, एग्जैक्टली, आई गॉट यू। अच्छा सर, जिस तरह आपने कहा कि आप एज अ CEO हैं एक स्कूल की, ग्रामर स्कूल के, आपने कहा कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जो रिकरेंटली फेल हो रहे थे। मैं अभी भी ये कहता हूँ कि जो 42,000 स्टूडेंट्स पास हुआ है, इनसे आप जो आप एग्जाम ले लें, एंट्री टेस्ट ले लें कॉलेजेस का, देखिए मैंने कहा है कि अगर 1,48,976 बच्चे ने पास होना है, उसने जाना कहां पर है? देखिए, आप जॉब्स क्रिएट करती हैं या आप अब हर बच्चे की, उसके पेरेंट्स की कोशिश होगी कि उसका बच्चा अच्छा कॉलेज के अंदर जाए। कितनी सीटें आपके पास कॉलेज में, आपके पास टोटल इंस्टीट्यूट्स कितने हैं, इनका क्या लाएअमल होगा?
अब इसी मेरिट को आप कहते हैं कि जी ठीक है, मैं समझता हूं कि अब वो बच्चे भी हैं जो मैथमेटिक्स और फिजिक्स में बहुत अच्छे हैं, उन्होंने किसी किस्म की कोई यूटिलाइजेशन नहीं की है, वो बच्चे 80s में 74 में 76 के ऊपर या 86 या 89 के ऊपर बैठे हुए हैं। और पहले जो रेशो होता था A+ का वो कोई इतना 42,000 के ऊपर नहीं जाता था, वो 10,000 15,000 20,000 के ऊपर जाता था। मैं श्योरिटी के साथ आपको कहता हूं कि ये 42,000 स्टूडेंट्स जब फर्स्ट ईयर के अंदर एग्जाम्स के अंदर अपीयर्ड होगा, उसमें से अगर आपका 5% यानी कि 5,000 बच्चा भी फर्स्ट ईयर को क्लियर करके चला जाए तो फिर मैं आपको रिटर्न के अंदर फिर जो पनिशमेंट होगी जो कुछ भी, क्योंकि पेरेंट्स को इन चीजों को रियलाइज करना पड़ेगा। सर और मजीद भी मैं ये इसके ऊपर बात करूंगी, जैसे हम टेक्निकल सब्जेक्ट की बात करते हैं कि टेक्निकल सब्जेक्ट की वजह से जो रिजल्ट आया, इस वजह से ये परसेंटेजेस इंक्रीज हुई हैं, पर और भी इसमें सवालात हैं। पर एक ब्रेक की जानिब चलते हैं, देखते रहिए एडवाइस ऑनलाइन विद फलक कादिर। आफ्टर द ब्रेक आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात कर रहे हैं, जो एक करंट इशू भी है। बहुत सारे लोग खुशियां भी मना रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि पेरेंट्स का तो एक ड्रीम होता है कि बच्चा बहुत अच्छे रिजल्ट से पास हो, A1 ग्रेड से पास हो, क्योंकि वो पूरा साल बच्चों में मेहनत कर रहे होते हैं, उनकी फ़ीस की अदायगी कर रहे होते हैं, बच्चों से कोई काम नहीं ले रहे होते कि हमारा बच्चा जो है वो फोकस रहे एजुकेशन पर, और अगर रिजल्ट 90s में आ जाए तो क्या ही बात हो जाए। सो ये कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है और इसकी क्या वजूहत है। हमारे साथ दो एजुकेशनिस्ट मौजूद हैं जिनका ताल्लुक जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से। जी सलीम साहब, हम ब्रेक में जाने से पहले आप बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे थे रिगार्डिंग द, वो आप कहते हैं कि बच्चों को एडजस्ट कहाँ करना है, जो रिमेनिंग आपकी डी ग्रेड वाले जो स्टूडेंट्स हैं। एडमिशन पॉलिसीज को प्रॉपर तरीके से, अब जैसे कल एजुकेशन मिनिस्टर, चलें शुक्र है कि सिंध को पहली दफा कोई पढ़ा लिखा एजुकेशन मिनिस्टर मिला जो कि और रियल जी बिल्कुल है, हकीकत बात है कि जो अभी एजुकेशन मिनिस्टर है वो वाकई एजुकेशन के ऊपर काम कर रहा है। वो यानी कि आप समझे कि वो जेरे तालीम नहीं है, वो वाकई काम कर रहा है, वो अंडर डेवलप नहीं है, वो डेवलप है। वो बिल्कुल वो जानता है कि एजुकेशन क्या है, कैसे पॉलिसी को मरतब करना है, क्या है। लेकिन आप जो 72 ईयर्स या 70 ईयर्स का जो सिस्टम है उसको एकदम आके 1-2 दिनों के अंदर या 1 महीने के अंदर तब्दील नहीं कर सकते। exactly. अब कल उन्होंने पॉलिसी दी है कि जी हम जो है वो तकरीबन 1500 लोगों को जो है वो अपॉइंट कर रहे हैं कॉलेजेस के अंदर एज अ लेक्चरर, बट टेम्परेरी पीरियड के ऊपर 7 मंथ्स के लिए। सही, ठीक है कि हम 7 माह के लिए जो है, लेकिन ये 1500 और उनकी सैलरी भी उन्होंने एक फिक्स की है। अब ये क्या मेरिट बनता है, क्या करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन क्या ये चीजें पहले से आने वाले, क्योंकि कोविड ने जो इतना बड़ा इफेक्ट किया था तो ये पॉलिसीज पहले से बन जानी चाहिए थी। अभी उनके इंटरव्यूज होंगे, इधर आपने एडमिशन पॉलिसी ओपन कर दी है, इधर बच्चों ने एडमिशन, अब सिर्फ जो 6 माह है वो 6 के 6 माह आपके जो है वो इंटरव्यूज के ऊपर और सिलेक्शन के ऊपर और आपके अपॉइंटमेंट्स के ऊपर जो वो गुजर जाएंगे। तो कहने का मकसद ये है कि जब आपको पता है कि तूफान आने वाला है तो उस तूफान आने से पहले अगर हम उसकी तैयारी ना करें तो फिर उसका क्या फायदा। अब तूफान आ चुका है, बातचीत शुरू हो चुकी है, पेरेंट्स जो है वो मिठाइयों के डब्बे लेकर आ रहे हैं और उन बच्चों के लेकर आ रहे हैं कि जिनको जो है ना, एक तो इंडिया पाकिस्तान ने मैच जीता, उस पे हम बड़ा खुश हुए, और अब जो ये रिजल्ट आया है ना, इस पे भी हम बड़ा खुश हुए। हम तो खुश हैं जी। देखें ये ना एक प्राइवेट सेक्टर, हमें तो कहते हैं कि लोग प्राइवेट सेक्टर वाले जो है ना ये तो बिजनेस करते हैं, हमारे लिए तो ये रिजल्ट बहुत अच्छा है कि अगर जिन बच्चों को सरकारी कॉलेजेस में एडमिशन नहीं मिलेगा तो जो रह जाएंगे वो प्राइवेट सेक्टर के अंदर आएंगे। हम कह रहे हैं नस्ल तबाह। देखिए सिर्फ पैसा कमाना हमारा मकसद नहीं है, जो नस्ल तबाह हो रही है, जो उसके अंदर से खिलाकियात कम होती हुई जा रही है, जो बच्चा अपने पेरेंट्स को बेवकूफ बना रहा है, जो बच्चा अपने ट्यूटर को बेवकूफ बना रहा है, जो बच्चा, आप देखें ना कि हर स्कूल ने अपना 100% रिजल्ट लगाया हुआ है, 100% हर इंस्टीट्यूट कर रहा है, हर कोचिंग सेंटर्स कह रहे हैं कि जी ये हमारा क्रेडिट है, ठीक है, इंस्टीट्यूट कह रहा है कि जी ये हमारा क्रेडिट है, और पेरेंट्स कह रहे हैं कि हमारा क्रेडिट है कि हमने कोविड के अंदर अपने बच्चे को जो है ना ये सारी चीजें तैयारियां करवाई। अब मुझे बताएं कि, और ये सारा क्रेडिट जाता है जनाब शफकत महमूद साहब को और बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन को, कि उन्होंने कहा कि चलें जी सबके सब जो वो पास हो जाएं। बिल्कुल। तो पास होना, खुशियां मनाना, ये कोई बात ये है कि इस ऐसी नस्ल का हम आगे जाकर क्या करेंगे जो 3-4 साल तक जो है जिसको लिखना ना आता होगा, जिसको पढ़ना नहीं आता होगा, जो सिर्फ अपने कागज की डिग्री, क्या वो माथे के ऊपर ग्रेड लेके चलेगा कि ये मेरा A1 ग्रेड है, मैंने मैट्रिक बोर्ड के अंदर। अच्छा, फिर उससे सबसे अहम तरीन बात देखिए, आपकी डाउ यूनिवर्सिटी है, NAD इंजीनियरिंग जो इस साल एडमिशन ले रही है, उन्होंने पता क्या अनाउंसमेंट किया, उन्होंने कहा कि जो सेकंड ईयर का रिजल्ट आएगा उसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम रिजल्ट लेंगे जो आपका लास्ट मैट्रिक का आपने रिजल्ट दिया है, यानी कि जो मैट्रिक आप जो
कंप्लीट आपके 5 पेपर्स हुए थे, उस रिजल्ट के बिहाफ के ऊपर एनईडी और डाउ जो है वो अपने बच्चों को एडमिशन के लिए करें। ओके। तो कहना यह है कि चलें जी, रिजल्ट हो गया, सारी चीजें होगी, कम से कम एक कोई एंट्री सिस्टम कॉलेजेस के अंदर ये रख लें जिससे वो बच्चे जो बेचारे, क्योंकि बच्चा जो पढ़ने वाला है वो बहुत डिसअपॉइंट हुआ पड़ा, बिल्कुल सही, वो दिल बर्दाश्ता हो चुका है। ये बात तो वो आगे जाके क्या करेगा बताई, और बहुत जरूरी भी थी कि मैं हमेशा अपनी क्लास में फर्स्ट आती थी, और ऐसा हुआ कि एग्जाम जब दिए मेरा रिजल्ट तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा ही रहा, बट उन बच्चों का मेरे सामने जो कभी इवन उनको उर्दू या इंग्लिश भी ठीक, मैथ्स और फिजिक्स तो फिर बहुत ही टेक्निकल सब्जेक्ट है, उनको तो उर्दू और इंग्लिश भी सही नहीं पढ़ना आती थी, और वो बच्चे मुझसे अच्छी परसेंटेज लेकर मेरे सामने पास हुए, तो लिटरली मेरा मोराल बहुत डाउन हुआ। बिकॉज हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, हम लोग अपनी शादियों को, अपने इवेंट्स को हम लोग एक साइड पर करते हैं, और हम एजुकेशन को, अपने एग्जाम को प्रायोरिटी दे रहे होते हैं, और हम जैसे स्टूडेंट्स जो, मैं अपने से और भी बेहतर स्टूडेंट्स होंगे, उनका रिजल्ट उनके सामने, उन ऐसे बच्चों का जो बिल्कुल ही ना अहल हैं, और वो अगर परसेंटेज लेकर आएंगे तो मोराल तो बहुत ही डाउन होगा। सर, इसके बारे में आप क्या कहेंगे मोराल के हवाले से, कि मोराल से क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि जो बच्चा एक मेहनत करता रहता है ना कंटिन्यूअसली, उसने कुर्बानियां दी हैं, उसने अपने इवेंट्स छोड़े हैं, उसने अपने टीवी का स्लॉट छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, गेम्स छोड़ दी पढ़ाई की खातिर, और वो बच्चा उसके सामने उन स्टूडेंट्स का रिजल्ट अच्छा आ जाता है, तो क्या इम्पैक्ट पड़ता है? क्योंकि फिर वो दिल नहीं चाहता आपका मेहनत करने का, आगे जाके आप चाहते हैं कि जब ये पास हो सकते तो फिर हम भी हो सकते हैं। नहीं, मैं बिल्कुल इस पे आपसे आपके साथ भी हूँ और आपके साथ नहीं भी हूँ। वो इस तरह से कि लाइक देखिए, मैं फिर वही बात करूँगा कि एग्जामिनेशन सिस्टम ही मतलब पॉलिसी ही गलत थी हमारी कि 2 पेपर्स का एग्जाम लिया जाए। जब 2 पेपर का एग्जाम लिया जाएगा तो उसको आप 10 पेपर्स के एग्जाम से कंपेयर कैसे कर सकते हैं? कर ही नहीं सकते ना आप। पॉलिसी गलत है बेसिकली। अगर ये पॉलिसी नहीं होती और ये पॉलिसी होती कि 10 पेपर दिए जाते हैं तो यकीन करें अभी वही रिजल्ट होता जो पिछले सालों में आता था, बल्कि उससे भी ज्यादा खराब होता। मैं आपको बता दूं, क्योंकि देखिए बच्चा पौने 2 साल तक ना पार्क्स में गया, ना शादियों में गया, ना कोई एक्टिविटी में गया, वो घर में बंद रहा। जब वो घर में बंद रहा तो हमारे यहाँ 2-3 तरह के स्टूडेंट्स हैं, लेवल्स हैं। एक वो जो बहुत पढ़ाकू बच्चे होते हैं, आप जैसे आप थी, आप हमेशा फर्स्ट आती थी। कुछ थोड़े से उससे कम होते हैं कि वो कुछ ज़्यादा पढ़ते हैं, लेकिन कुछ थोड़ा सा वो सोशल लाइफ को भी लेके चलते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो सोशल लाइफ को ज़्यादा लेके चलते हैं, पढ़ते कम है। पढ़ते बस ये कि जब पेपर होने वाला होगा किताब खोली और बस 1 महीने पहले पढ़ना शुरू कर दिया या 1 हफ्ते पहले पढ़ना शुरू कर दिया। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। ऐसे भी बच्चे हैं और ऐसे भी बच्चे हैं जो बिल्कुल नहीं पढ़ते, आखिरी दिन ही पढ़ के बस जाते हैं और चाहते हैं पास हो जाएं। तो ये बहुत सारी कैटेगरीज है। उन कैटेगरीज को जब हम स्टडी करते हैं तो ये बात सामने आती है कि ये पॉलिसी गलत थी। इसमें जो पढ़ने वाले बच्चे थे, जो नॉर्मल थे, वो सब के सब जो नॉर्मल थे ना, वो मैथ फिजिक्स जरूर पढ़ते हैं। ये मैं आपको बता दूं, ये टेक्निकल सब्जेक्ट है। बिल्कुल, तो वो पूरे साल पढ़ते हैं। मुश्किल भी होता है। जी हाँ, तो इसको पढ़ते हैं पूरे साल और इसमें अभी वैसा ही हुआ है, रिजल्ट बिल्कुल वैसा ही आया है। अगर वो 42,000 आप निकाल दें, इसको मजीद और भी मैं तो कहती हूँ कि इसके ऊपर मजीद प्रोग्राम्स होने चाहिए। हम और जो माहिर लोग हैं उनको बुला के हमें इस बात पे लिटरली बहस करनी चाहिए। अब रिजल्ट तो आ गया, चले हो गया सो हो गया, और जिन्होंने खुशियां मनानी थी वो बना ली, पर अब जो है आगे क्या होगा, आगे हमारी पॉलिसी क्या होनी चाहिए। और एजुकेशन देखिए, हम अगर इस बात की देखा जाए ना कि हेल्थ हो या चाहे आपकी इकोनॉमी हो, चाहे जो भी हो, उन सब का दारोमदार एजुकेशन पर है। क्योंकि जब आपकी एजुकेशन स्ट्रांग होगी तो आपकी हेल्थ स्ट्रांग होगी। उसकी वजह यह है कि आपको इंफॉर्मेशन उसी जगह से मिल रही है ना, आपके डॉक्टर्स अच्छे मिल रहे हैं, आपको अवेयरनेस देने वाले लोग अच्छे मिल रहे हैं, आपके प्रोडक्ट्स अच्छे बन रहे हैं। इसी तरीके से अगर आपने एजुकेशन का ही अगर बेड़ा गर्क कर दिया जो ऑलरेडी था भी, तो फिर हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे पास जो नई नस्ल के इंजीनियर और डॉक्टर्स होंगे वो किस तरह के हमारे पास आएंगे, किस तरह के हमें मतलब कंसिक्वेंसेस इस साल का जो एरा है। क्योंकि ये अनफॉर्चुनेटली उन स्टूडेंट्स के साथ हुआ जो पढ़ना चाहते थे, पढ़ने वाले थे, और उनको नसीब नहीं हुई ये चीजें। आगे वाले वक्त में क्या हो सकता है, आप बताइएगा। देखिए, मैं पहले भी ये बात कहता रहा हूँ, आज भी कहता हूँ, आपने थोड़ा सा उसको आगे पीछे कर दिया। बेसिकली जो फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए किसी भी गवर्नमेंट इदारे की, वो पहली होती है हेल्थ। क्योंकि बच्चा अगर सेहतमंद होगा और फिर उसके बाद सेकंड होता है एजुकेशन, और थर्ड होता है आपका लॉ। जिस सिस्टम के अंदर ये तीनों चीजें स्ट्रांग होंगी, वो यूथ और वो कौम कभी भी तबाह नहीं हो सकती। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है, हमारे हॉस्पिटल्स, अगर सरकारी हॉस्पिटल्स देखें, या तो वो कब्जा हो चुके हैं या बंद हो चुके हैं। आपको हेल्थ एजुकेशन को मैं पहले लाई हूँ कि देखें आपकी जो
एजुकेशन हम पहले इसलिए लाते हैं कि पढ़ने के बाद ही इंसान डॉक्टर बनता देखिए, है। मैं आपको एक बात बताऊं, वो डॉक्टर तो बन जाता है पढ़ने, वो सेहतमंद होगा तो वो डॉक्टर बनेगा ना। बिल्कुल। आज आपका बच्चा पढ़ जरूर रहा है, ग्रेड जरूर ले रहा है, लेकिन जब वो भागने के लिए उसको कहा जाए कि आपने 100 मीटर की रेस में भागना है तो वो नहीं भाग सकता। बिल्कुल अवेयरनेस वो नहीं कहता है कि तो जी मेरी को। आंखों में दर्द हो रहा है, मेरी कमर में दर्द हो रहा है, क्योंकि उसको हमने फिजिकल एक्टिविटीज ही नहीं दी हैं। आज हमारे तालीमी इदारे धड़ाधड़ जो है वो A1 ग्रेड्स निकाल रहे हैं, मास्टर्स निकाल रहे हैं, बीएड निकाल रहे हैं, एमएड निकाल रहे हैं। बीएड एमएड अभी आप देखें, जो टीचर्स का जो टेस्ट हुआ था IBA ने लिया था, कितने % लोगों ने पास किया है? 45,000 टीचर्स ने जो बीएड एमएड थे उन्होंने टेस्ट दिया है, ठीक है, उसमें से हार्डली कितने लोग पास हुए हैं? 8%, 10%, 13,500 लोग जो है वो पास, 3,500, 3,500, 3,500, 45,000 लोगों में से जी, बाकी फेल हो गए। बाकी सारे फेल हो गए, क्योंकि हम लोगों ने डिग्रियों की, सरदार साहब से इस पे बात हुई है। एजुकेशन मिनिस्टर ने कहा है कि 40% वो बंदे मार्क्स नहीं ले सके हैं जिनके पास बीएड और एमएड की डिग्री। हम सिर्फ इस वक्त डिग्रियां बांटने में लगे हैं। पेरेंट्स कागज के टुकड़े लेकर खुश हैं। पेरेंट्स सिर्फ अपने स्टेटस, हमें सोचना पड़ेगा, बीना नेशन सोचना पड़ेगा। जब हम नेशन सोचेंगे, हमें अपने पार्क्स को आबाद करना पड़ेगा, हमें अपने हेल्थ सेक्टर को, अपने हॉस्पिटल्स को आबाद करना पड़ेगा, हमें अपने सरकारी स्कूलों को बेहतर करना। सिर्फ बिल्डिंग्स बनाने से काम नहीं चलेगा। कई सरकारी कॉलेजेस हैं, कई सरकारी बिल्डिंग्स हैं, वहां पर उनके टीचर, कोई पूछता है कि वहां पर टीचर जा भी रहा है या नहीं जा रहा। आप देखें कहां कराची जो है वो नंबर 2 एजुकेशन के ऊपर होता था, आज आपका KPK एजुकेशन में नंबर 1 है। पंजाब आपका एजुकेशन के अंदर नंबर 2 है। वो बल्कि लोगों ने जिस तरीके से आप ये टिकटॉक्स और ये बनाते हैं, तो कुछ लोगों ने अभी इस रिजल्ट के ऊपर ये किया कि एक ट्रेन है और वो उसके ऊपर जम्मे गफीर है, और वो लोग कराची के अंदर डिग्री लेने के लिए आ रहे हैं, मैट्रिक का एग्जाम देने के लिए आ रहे हैं। इस रिजल्ट के बाद लोगों की ये, यानी कि लोग जो हैं मीम्स बना के जो है वो लगा रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर। सही, आपने बहुत अच्छी बातें की, बट आपने बात की कराची की, तो क्या अदर सिटीज के अंदर भी, क्योंकि कोविड दिस इज अ इंटरनेशनल पेन, मैं इसके अंदर थोड़ा सा, आपका आगा खान बोर्ड भी था ना? ओके, अच्छा सर, ये बोर्ड्स और रिगार्डिंग द अदर सिटीज हम बात करते हैं, पर एक ब्रेक की जानिब चलते हैं। देखते रहिए एडवाइस ऑनलाइन विद फलक कादिर। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में बात कर रहे हैं कि कोविड में सूरत हाल जो है वो हमारी ऑब्वियस ये बात, इकोनॉमिकली हम डिटोरिएट हुए, हम एजुकेशनली डिटोरिएट हुए, हमारी हेल्थ डिटोरिएट हुई, हमें बहुत ज़्यादा जो है नुकसान उठाना पड़ा, बहुत ज़्यादा हमें ट्रबल फेस करना पड़ा। और ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं, दुनिया की तरक्की याफ्ता जो मुल्क थे वो भी जो है इस पेंडेमिक के अंदर जो है वो कमज़ोर पड़े। उसकी वजह ये थी कि इसका जो ताल्लुक था वो ऑब्वियसली बात है कि आप पर्सन टू पर्सन था, तो हमें इस चीज़ को रोकना था, तो उसकी वजह से सोशल डिस्टेंसिंग करनी पड़ी। और जो सबसे ज़्यादा हमारे लिए इशू बना वो हमारा एजुकेशन का रहा। उसकी वजह कि हमने ऑलमोस्ट हमें बच्चों की सेहत बचानी थी, तो हमें एजुकेशनल सिस्टम अपना बंद करना पड़ा, मतलब ऑनलाइन की तरफ आए। और जबकि आपको पता है कि हमारा इंटरनेट सिस्टम, हमारी लाइट सिस्टम इतना कोई ख़ास नहीं है कि जो हम ऑनलाइन पर अपना 100% दे सकें। अब हम बात करेंगे वैक्सीनेशन की भी, कि कोविड के अंदर जो एक डिमांड आई, कोविड पोस्ट कोविड, मतलब कोविड तो अभी भी है, मैं नहीं कह सकती कोविड ख़त्म हो गया, बट इसका ग्राफ नीचे आ गया है। बट इसमें जो डिमांड अब आ रही है बच्चों की वैक्सीनेशन की, बच्चों के पेरेंट्स की इस चीज़ में रजामंदी की, फिर इसके अलावा दूसरी भी और वैक्सीनेशन भी जो है वो बड़ी अहमियत रही हैं और डिमांड अब बढ़ गई है। सो सलीम साहब ज़रा आप बताइएगा कि जिससे वैक्सीनेशन से रिलेटेड मैंने बात की, कि आपके पास बहुत सारे पेरेंट्स आते होंगे जो वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते, या क्या आप मुझे ज़रा बताइएगा, क्या गवर्नमेंट की तरफ से आप लोगों को एलोकेशन हुई है वैक्सीन की? क्या वैक्सीनेशन आपके स्कूल के अंदर आके करवाई जा रही है? क्या सर्टिफिकेशन की बात आ रही है? और पेरेंट्स की तरफ से क्या मुखालफत फेस करना पड़ रही है? हम तो समझे कि सरकार के और अवाम के दरमियान फंस चुके हैं। एक तरफ अवाम कहती है कि जी सबसे बड़ा माफिया जो है वो स्कूल माफिया है, ठीक है। हेल्थ की तरफ अगर हम जाते हैं तो हेल्थ डिपार्टमेंट्स कहते हैं कि बच्चे की तमाम जिम्मेदारी हेल्थ की जो है वो स्कूल की है, चाहे पेरेंट्स आपको इजाज़त दे ना दे, आपने इसको वैक्सीनेशन लाजमी करवानी है। अगर आप इसको वैक्सीनेट नहीं करवाएंगे तो आप इसे TC दे दें, ठीक। अभी जो प्रॉब्लम है
इशू ये है कि आप कोविड को, तो अब एक तरफ के कोविड के अंदर ये कहा गया कि जी 12 साल से 15 साल तक के स्टूडेंट्स को आपने, लेकिन उसके अंदर पेरेंट्स की रजामंदी का होना ज़रूरी है। हेल्थ डिपार्टमेंट भी ये कह रहा है, जो हमारा प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, डायरेक्टेड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, वो भी ये बात कह रहा है कि आप पेरेंट्स की रजामंदी के बगैर नहीं कर सकते। लेकिन जो इलाके का डीसी है, एसी है, वो कहते हैं नहीं जी, आपने अगर बच्चे को वैक्सीनेट नहीं करवाया तो आपका स्कूल सील कर दिया जाएगा और आप बच्चे को या तो टीसी दें या आप बच्चे को फारिग कर दें। अब हम हेल्थ डिपार्टमेंट की सुने, डायरेक्टेड प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की सुने या एसी की सुने। अच्छा, फिर हम कोई हेरोइन नहीं बेच रहे, कोई चर्स नहीं बेच रहे कि एक असिस्टेंट कमिश्नर आता है और वो इतनी, यानी कि अपने साथ पुलिस के गार्ड्स को लेकर आता है और ऑफिस में दाखिल होता है और कहता है अच्छा जी इन्होंने मना किया है, चले जी उन्हें उठाएं और मोबाइल के अंदर डाल कर लेके चले जाएं। चाहे वो पोलियो के ड्रॉप्स हैं, चाहे वो आपकी, अभी हमें बड़ा जो फेस करना पड़ रहा है, एक साथ 3 हमारे पास जो हैं वो वैक्सीनेशन आ गई हैं। एक आपके पास आ गई है डीवॉर्मिंग की, कि बच्चों को जी वो टैबलेट्स खिलानी है, ठीक है, और वो आपने जो है वो 3 साल से और जो है वो तकरीबन 15 साल तक के बच्चों को आपने डिवॉर्मिंग की टैबलेट्स जो है वो स्कूल ने खिलानी है। हेल्थ के लोग आएंगे, आप उन्हें जो है वो डिवॉर्मिंग करेंगे। फिर उसके बाद दूसरी उन्होंने हमें वैक्सीनेशन दे दी है मिजल्स की, कि ये खसरा जो है इसको भी वैक्सीनेशन जो है वो स्कूल ने ही करवाना है। अब स्कूल, इसके ऊपर अभी डायरेक्टेड प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के साथ मीटिंग भी हुई, हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग भी बैठे, सब लोग बैठे। हम उनसे ये कह रहे हैं कि जो पेरेंट्स है वो बच्चे को हमारे पास तालीम हासिल करने के लिए भेज रहे हैं। हम कोई हॉस्पिटल या हेल्थ नहीं जो है वो डिपार्ट खोल के बैठे हुए, और हम कोई भी काम, इवन कि हम जब बच्चे को किसी एक्टिविटी में लेके जाते हैं, किसी पार्टिसिपेशन में लेके जाते हैं या कोई ऐसा काम होता है, उसके अंदर हमें पेरेंट्स की परमिशन की नीड होती है। हम विदाउट पेरेंट्स की परमिशन के कोई भी जो है वो काम नहीं कर सकते। इवन कि हम जब ट्रिप्स के ऊपर भी जाते हैं तो जब तक पेरेंट्स हमें एक परमिशन नहीं देता, हम उस वक्त तक बच्चे को उस ग्रुप में डालते ही नहीं है। तो वो कहते हैं जी पेरेंट्स की परमिशन हो ना हो, बच्चे को आपने रेगुलर करना है और बच्चे की रेगुलरिटी के अंदर हेल्थ की टीम आएगी और अब खुदा ना खास्ता उस बच्चे के साथ कोई मिसअप हो जाता है, तो बहुत प्रॉब्लम, कोई उसके साथ कोई प्रॉब्लम हो जाता है। बहुत सारे बच्चे हैं, किसी को सांस का प्रॉब्लम है, किसी को जो है थैलेसीमिया है, किसी को, अब हम क्योंकि यूनिफॉर्म के अंदर तो तमाम बच्चे बराबर होते हैं और बहुत सारे पेरेंट्स शर्म की वजह से अपने बच्चों की बीमारियों को हमें बताते नहीं है। हालांकि हम पेरेंट्स से कहते हैं कि अगर आपका बच्चा बीमार है तो आप हमें बता दें, ताकि हम अपने मेडिकल रिकॉर्ड में लगा दें, कोई टीचर उसे पनिश ना कर सके, या कोई अगर कोई गेम है उसमें अगर उसको कोई प्रॉब्लम हो सकता है तो हमारे पास जब रिकॉर्ड मौजूद होगा तो हम उसको सेफर तरीके के साथ आगे की तरफ लेकर आपने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात की, क्योंकि हमारे पास कुछ स्कूल्स ऐसे भी हैं जो बहुत लाइक कम फीसों में और लो कैलिबर के उन्होंने स्टाफ हमले को अपॉइंट किया हुआ होता है। तो वो फिर होता ये है कि पनिशमेंट जब होती है तो बच्चे, अक्सर औकात हम सुनते हैं कि बच्चों को मारते वक्त बच्चों को हार्ट में तकलीफ हो गई या उनकी कोई हड्डी ब्रेक हो गई, क्योंकि कमजोर भी होते हैं, तो इस तरह के इश्यूज आते हैं। तो ये आपने बहुत अच्छी बात की। सर आप क्या कहेंगे ये मेडिकल रिकॉर्ड की जो ने बात की है कि वैक्सीनेशन, क्योंकि हर मेडिसिन का, हर चीज का कुछ ना कुछ रिएक्शन बॉडी में जाके होता है, और हम बड़े लोगों ने भी जब वैक्सीनेशन करवाई है, वी आर एडल्ट एंड वी कैन, हमारी तो एक एज है कि हम फेस कर सकते हैं। बच्चों को अगर वैक्सीन लगवाने के बाद फीवर आ जाता है और कंसिक्वेंसेस थोड़े से डिटोरिएट वाले चले जाते हैं, तो क्या करेंगे फिर? ये आप सर ने बड़ी अच्छी बात कही कि आप लोग जो है वो दोनों जगहों पर इक्वली आप लोग फंसे हुए हैं, दोनों को आपको इक्वली जवाब देना है। देखिए गवर्नमेंट अपनी तरफ से बिल्कुल ठीक इकदाम ले रही है कि वी हैव टू कंट्रोल दिस पैंडेमिक, एंड अनदर हैंड जो पेरेंट्स का कंसर्न है वो भी ठीक है। माँ बाप भी बेचारे खौफजदा हैं कि खुदा ना खास हमारे बच्चे को कुछ हो जाएगा तो कौन जिम्मेदार होगा। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? आप ठीक कह रही हैं। मसला ये है सारा कि देखिए गवर्नमेंट जो है वो इस चीज़ को नहीं समझ रही कि स्कूल जो है वो एजुकेशन देने की जगह है, वो स्कूल को जो है करवाने की जगह नहीं है। मतलब मैं इसको इस तरह कहूंगा कि आप अपना जो बोझ है ना किसी और के सर पे फेंक दें, तो जो गवर्नमेंट है वो अपना बोझ उतार के स्कूलों के मालिकान के सर पे फेंक रही है, तो ये बिल्कुल गलत है। इसके अंदर देखिए अब इन्होंने एक कंसेंट फॉर्म दिया है हमें, लेकिन उसके अंदर भी इतने सख्त क्वेश्चंस हैं कि जी अगर आप अपने बच्चे को नहीं करवाना चाह रहे हैं वैक्सीनेट तो आप उसका रीजन दीजिए, और उसके अलावा 1-2 सवाल और भी हैं उसके अंदर कि आप बताएं कि भाई आप क्यों नहीं करवाना चाह रहे हैं, और हमसे कह दिया गया है कि भाई अगर ये नहीं करवाते हैं तो आप इनको टीसी दे दीजिए।
तो मतलब ये चीज ठीक नहीं है, इसके ऊपर सोचना चाहिए। देखिए ना कितना मुश्किल से तो लोग बच्चियों को आप इसमें देख लें कि बच्चियों की तालीम कितना मुश्किल से लोग उनको स्कूलों में लाते हैं, उनको तालीम दिलवा रहे होते हैं और कितना मुश्किल से तो परमिशन मिलती है। अभी ये नई झंझटें अगर शुरू हो जाएंगी टीसी वाली कि आपने बच्चों कितने लोगों को कितने बच्चों को आप क्या तालीम से महरूम कर देंगे सिर्फ इसी बात पर। मैं ये कहता हूं कि सबसे पहले गवर्नमेंट को अपना डेटा सही करना चाहिए, एक सिस्टम बनाना चाहिए। देखिए मेरे ख्याल में हमारी जब यहाँ औलाद पैदा होती है तो सबसे पहले हम वैक्सीन जो होती है वैक्सीनेशन उसका पूरा 2 साल तक बाकायदगी से अपने बच्चों को लगवाते हैं। उसका रिकॉर्ड हमारी गवर्नमेंट के पास नहीं है, तो इसमें हमारा तो कसूर नहीं है, गवर्नमेंट का कसूर है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इस पर खर्चा करे, सॉफ्टवेयर डिजाइन करवाए और उसके अंदर सबका डेटा, जिस तरह कोविड का डेटा 100% मौजूद है ना, किसी को एक शॉट भी लग रहा है तब भी मौजूद है, तो इस वैक्सीनेशन का डेटा क्यों नहीं मौजूद हो सकता अपना गवर्नमेंट के पास। और जब उसको वैक्सीनेशन हो चुकी है बच्चे को तो फिर उसको ओवरडोज क्यों आप कर रहे हैं। ओह माय गॉड, तो ओवरडोज भी हो रहा है बिल्कुल। देखिए अगर मीजल्स के वैक्सीन बच्चे लगवा चुके हैं बचपन में तो वो क्यों लगवाएं इस टाइम। और देखिए उस टाइम के ऊपर रिकॉर्ड प्रॉपर तरीके से मेंटेन नहीं होता था। अब अगर पेरेंट हमें कह रहा है कि जी मैं ऑलरेडी मेरा बच्चा वैक्सीनेटेड है तो उसको कहा जाता है कि जी वो रिकॉर्ड लेकर आए। वो रिकॉर्ड कहां से लेकर आए? 15 साल पुराना रिकॉर्ड निकाल के लेकर आएगा। 15 साल का बच्चा मेरे पास पढ़ रहा है 9th के अंदर, मैट्रिक के अंदर, मैं कहां से दूंगा उसका रिकॉर्ड। आप समझे इस बात को। गवर्नमेंट अपनी कमियां छुपा रही है और सारी चीजें हम पर थोप रही है। तो इस चीज के ऊपर मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पर थोड़ा सोचें बैठ के और देखें कि इसको किस तरह से प्लान किया जा सकता है। इसको प्लान करके अप्लाई करें ताकि जिन बच्चों को हो चुका है कम से कम उनको तो ना करवाई जाए डबल डोज। उसके नुकसानात ही होंगे, फायदा तो नहीं होगा। हाँ, हम एक काम जरूर कर सकते हैं कि देखिए मेरे ख्याल से सर यहाँ पर जो आप लोग बातें कर रहे हैं दैट वेरी अलार्मिंग। यहाँ पर हमें जो हेल्थ से रिलेटेड जो इदारे होते हैं कमेटी कायम करनी चाहिए। यहाँ पर बच्चों की सेहत को लेकर कमेटी कायम करनी चाहिए। हमें एक्सपर्ट बिठाने चाहिए, पीडियाट्रिशियंस बिठाने चाहिए। हमें जो है वो वैक्सीन से रिलेटेड जो लोग जो इस चीज में पार्टिसिपेशन करते हैं हमें बिठा के एक प्रॉपर तरीके से इसके ऊपर आप लोग कह रहे हैं कि एक प्रॉपर स्टेप लेना होगा। इसके ऊपर ये है कि हम जो इदारे हैं हम ये कर सकते हैं कि उन इदारों को एक प्लेटफॉर्म दे सकते हैं। उनके पेरेंट्स को हम कॉल करते हैं, हेल्थ डिपार्ट की टीम आए, वो उनको कन्विंस करे कि ये आपके बच्चे के लिए कितना जरूरी है। वहीं से उनसे फॉर्म फिल करवाएं और उनको वैक्सीनेट करें। हमें कोई एतराज नहीं है। एक पेरेंट्स अगर अपनी खुशी के साथ परमिशन दे रहा है, मैं किसी के बच्चे को जबरदस्ती इंजेक्शन नहीं लगवा सकता। मैं किसी के बच्चे को जबरदस्ती अपने स्कूल से कोई खुदा ना खासा उसके साथ कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा। मुझे इस बात का जवाब दीजिए। हाँ, और वैसे ये भी हो सकता है कि वैक्सीन से रिलेटेड उनको कुछ ना हो और उनको कुछ और प्रॉब्लम हो तो वो भी गले पड़ सकती है। उसकी वजह से भी बच्चे इंजेक्शन लगते हो जाता है बच्चों का। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इस पे लिटरली जो है आप मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आज हमने एजुकेशन का टॉपिक रखा और एजुकेशन के से रिलेटेड हमने कंसर्न को डिस्कस भी किया। तो ये लिटरली बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये बातें हैं और इस चीज़ को रिजॉल्व करना बहुत ज़रूरी है और एक्सपर्ट्स का होना भी यहाँ ज़रूरी है। लाइक आपके इदारों के अंदर अगर आप कह रहे हैं कि अगर वैक्सीनेशन के लिए टीम आ रही है तो उसके साथ क्या ये इस तरह की जो काउंसलिंग करने वाले लोग होते हैं वो नहीं होते? नहीं, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि उनको बताया जाए। अगर इदारा रोक लेता है, वो कहता है कि जी मैं नहीं करवा रहा और आगे उनको तो फिर वो कहते हैं कि जी अगर कोई मसला हो जाएगा तो फिर हमारे डॉक्टर्स जो हैं वो मौजूद हैं। ठीक है, मैं वही तो बात कर रहा हूं कि जब तक यानी कि जो डीएचओ है वो आए, पेरेंट्स को एक जगह जमा करें, आप आगाही प्रोग्राम रखें, पेरेंट्स को बताएं कि ये चीज है। अब हम सिर्फ एक नोटिफिकेशन जारी कर देते हैं कि जी हेल्थ की टीम आ रही है और वो आपके बच्चे को वैक्सीनेशन करना चाहती है और वो अब पेरेंट्स वहां पे यस या नो में से एक के ऊपर। अब हमारे पास मोस्टली जो आते हैं 70% जो परमिशन नो पे आती है कि हम अपने बच्चे को ऑलरेडी जो है वो या तो वैक्सीनेट करवा चुके हैं या हमारी तरफ से परमिशन नहीं है। अब मुझे बताएं कि उनसे उन इदारों की बात होनी चाहिए या हमारी बात होनी चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड ये बात कहता है कि हम आपको आपके इदारे में बच्चे को पढ़ने के लिए भेज रहे हैं। आपका जो डोमेन है आप उस डोमेन के अंदर काम करें, जो हेल्थ डिपार्ट का डोमेन है वो उस डोमेन के अंदर काम करें। तो जब हर बंदा अपने अपने डोमेन के अंदर काम करेगा, आपने जो डिस्पेंसरीज बनाई हुई हैं, जो इतना बड़ा आपने हेल्थ डिपार्ट बनाया हुआ है, जो इतनी बड़ी आपने टीम रखी हुई है, जो आप इतना बड़ा फंड WHO से ले रहे हैं, तो आप हर गली गली मोहल्ले जब मोबाइल वैन्स के जरिए आप नादरा के शिनाख्ती कार्ड बनवा सकते हैं, जब कोविड-19 की वैक्सीनेशंस करवा सकते हैं, तो इसको भी आप जो है वो आप मेरी अभी पिछले दिनों एक जो हेल्थ थी उनकी डायरेक्टर, उनसे मेरी बात हो रही थी, तो मैंने कहा कि सिर्फ आप वो इसलिए जी हम स्कूल्स के अंदर करते हैं कि मॉर्निंग टाइम के अंदर सारे बच्चे जो है वो स्कूल में होते हैं। ठीक है, अब मुझे आप बताएं कि आपको तो अगर इस इमरजेंसी का आपको पता है कि अगर स्कूल इसको जो है इनकार करता है तो उसके ऊपर जो असिस्टेंट कमिश्नर है या जो इलाके का SHO है वो ATC के तहत
जो है वो आपके खिलाफ FIR दर्ज करता है, अरेस्ट कर एंटी टेररिस्ट कोर्ट के अंदर आपका केस चलना है कि आपने जो है वो नेशनल कॉज के अंदर जो है वो मुदाखलत की है। तो नेशनल कॉज क्या एजुकेशन नहीं है? क्या हम अपने बच्चों को इलिटरेट करना चाहते हैं? नेशनल कॉज तो हमारे बहुत सारे नेशनल कॉज हैं जिनके ऊपर हमें काम करना चाहिए। चोरी डकैती की वारदातों में इजाफा हो चुका है, सड़कें कराची की टूट चुकी हैं, नाले बह रहे हैं, उनके ऊपर हम कॉल करते रहते हैं तो ना कोई पुलिस आती है ना कोई। लेकिन पोलियो की या किसी वैक्सीनेशन से अगर कोई स्कूल का ऑनर इनकार करता है, 2 मिनट विद इन सेकेंड्स के अंदर 3 पुलिस की मोबाइलें आती हैं, AC साहब आ जाते हैं, पहुंच जाते हैं दफ्तर के अंदर, बैठ जाते हैं, कहते हैं जी बताएं किसने जो है वो मना किया है। और जब AC साहब से एक चीज गुजारिश की जाती है कि मोहतरम आप एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर हैं, ये जो पुलिस के गार्ड्स हैं इन्हें आप बाहर भेज दें, मैं आपके साथ बैठ के बात करने के लिए तैयार हूं, बिल्कुल नेगोशिएट करके। तो वो कहते हैं कि इन 2 पुलिस वालों को तो मैं आपको गिरफ्तार करने के लिए लाया हूं। और कई प्रिंसिपल्स बेचारों को और स्कूल के ऑनर्स को जो है मोबाइल के अंदर बिठा के, तो इससे बेहतर है कि फिर हम कोई चर्च का अड्डा खोल लें, इससे बेहतर तो ये है। ऑब्वियस सी बात है कि वी हैव टू वर्क ऑन ऑल दिस थिंग्स एंड हम सबको मिलके काम करना होगा। सेहत के इदारों को, एजुकेशनल इदारों को, आप लोगों की भी एक जिम्मेदारी है कि किस तरीके से हमें जो है वो एक न्यूट्रल होकर चलना है कि आपको अपने बच्चों को भी, पेरेंट्स को भी और प्लस हुकूमत का भी साथ देना है। आखिरी वर्ड से सर बहुत शॉर्ट सा मैसेज दिएगा, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप भी और सर आप भी? ऑनेस्टली तौर के ऊपर हमें अपनी यूथ के ऊपर काम करना चाहिए, उन्हें उनके अच्छे और बुरे का बताना चाहिए, अच्छे और बुरे की तफरीक करनी चाहिए। पेरेंट्स को अपनी नस्ल के बारे के अंदर सोचना होगा, सिर्फ यही नहीं कि जो बच्चे ने कह दिया उसी के ऊपर उसने रिलाई करना होगा। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा जो है हमारी यूथ जो है वो बहुत ज़्यादा अगर इस किस्म के रिजल्ट्स के ऊपर हम सिर्फ खुशियाँ, ये मेरी नज़र के अंदर खुशी का मकाम नहीं है, ये मेरी नज़र के अंदर हमारी एजुकेशन की तबाही का पहला कदम है। अभी से अगर हमने नहीं सोचा, अपने सिस्टम्स को ठीक नहीं किया, अपने इदारे को ठीक नहीं किया, तो आगे हमें बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। सर आप क्या देना चाहेंगे? मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि ठीक है, पैंडेमिक के अंदर हमने अपने बच्चों को मोबाइल भी दे दिए, लैपटॉप भी दे दिए, टैबलेट्स भी दे दिए, क्योंकि उनकी ज़रूरत थी उस वक्त, जूम पे क्लासेस हो रही हैं या उनका टाइम पास करना है। लेकिन अब अगर पैंडेमिक ख़त्म हो गया तो सबसे पहले वो अपने बच्चों से ये चीज़ें वापस ले लें, ठीक है, सबसे पहले। और उसके बाद फिर हमें चाहिए कि अपने एजुकेशन सिस्टम्स के अंदर, स्कूलों के अंदर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज को बढ़ाएं। स्पोर्ट्स एक्टिविटी लेकर आएं ताकि मेंटल हेल्थ बच्चे की अच्छी हो, क्योंकि मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है एकेडमिक के लिए। अगर आपकी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ सही नहीं है तो आप कभी भी आप ये नहीं कर पाएंगे, पिक नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। थैंक यू सो मच सर, आप प्रोग्राम में तशरीफ लाए। थैंक यू सो मच सर, आप भी प्रोग्राम में तशरीफ लाए। होप सो के बहुत सारे स्टूडेंट्स जो अच्छे पढ़ने वाले हैं उनको भी उनके सवालात का जवाब मिल गया होगा। बहुत सारे पेरेंट्स को भी बहुत सारी चीज़ों में कॉम्प्लिकेशंस होंगी, कन्फ्यूजन्स होगा, उसको भी हमने कोशिश की कि आपको रिजॉल्व करके प्रोवाइड कर सकें। सो नेक्स्ट टाइम फिर मिलते हैं। अपनी मेज़बान फलक कादिर को इजाज़त दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।